हेलो एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। साहित्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज है क्लास 39। आज है क्लास 39 PYQ की। मैं आपको बता दूं कि इसमें हम लोग डेली 25 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब वो 25 प्रश्न क्या रहते हैं, वो PYQ के प्रश्न रहते हैं। मैंने अब तक 2016, 2017, 2018 के प्रश्नों को सॉल्व करवा दिया है। एक क्लास में हम लोग 25 प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्यों 25 प्रश्न? क्योंकि उसको पूरे व्याख्या के साथ प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है, तो इसीलिए हम लोग एक क्लास में 25 प्रश्न को ही सॉल्व करते हैं। उस प्रश्न से मतलब कि आंसर का पता चलता है, फिर उस आंसर में से मतलब कि और कौन से प्रश्न बन सकते हैं, ये सब हमको पता चलता है। तो आप लोग बने रहिएगा। आज हम लोग दिसंबर 2018 के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। मैंने दिसंबर 2018 के प्रश्नों को 75 प्रश्न को करा दिया है। आज हम लोग प्रश्न संख्या 76 से 100 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आप लोग बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 76, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। यहाँ पे पंक्ति दी गई और यहाँ पे पंक्ति जो वो किस रचनाकार की है, यहाँ पे रचनाकारों के नाम दिए गए हैं, तो मिलान करना है। तो देखो ए में क्या लिखा है। ए में लिखा है पंडित सल सत बखड़ाई, ये पंक्ति है। बी में पंक्ति है कि 9 लख पातरी आगे नाचे। सी में 12 वर्ष से कुकर जिए। और डी में वज्जई घोर निशान रान चौहान चौहदीस। तो यहाँ पे पंक्ति लिखी गई है। रचयिता में कौन कौन है? गोरखनाथ हैं, चंद्रवरदाई हैं, शरापा हैं, नरपति नाले और जगनिक हैं। तो मिलान करना। तो देखो ए में है कि पंडित सलसत बखड़ाई, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है सराहपा की। पंडित सलसत बखड़ाई, ये पंक्ति किसके? सराहपा की है। तो देखिए अब देखना इसमें क्या है कि ए का 3 किस में है। तो ए का 3 ए में है। देखो बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं, डी में भी नहीं है। तो ए का 3 किस में है? तो सिर्फ ए में है। ए का 3 सिर्फ ए में है। बस जब आपको ये पता चला कि नहीं ये जो पंक्ति है वो सरापा की है, तो ए का 3 पता चल गया, कन्फर्म है, तो आपको ऑप्शन और कोई ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। बस आपका ए जो है वो विकल्प सही हो जाएगा। इस तरह से प्रश्नों को किया जाता है। ऐसे प्रश्नों को जब आपको पता चला है ना कि पंडित सलसत बखड़ाई ये जो पंक्ति है वो सरापा की है, तो ए का 3 किस में? तो ऑप्शन ए में। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो दूसरी पंक्ति में देख लेते हैं। 9 लाख पातरी आगे नाचे, ये किसकी पंक्ति है? ये गोरखनाथ की पंक्ति है। 12 वर्ष ले कुकर जिए, 14 ले जिए सियार, बरिस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार, ये जगनिक का है ना। तो ये जगनिक का है। और वज्जीय घोर निशान रान चौहान चौहदीस, चौहान मतलब कौन? चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज चौहान के बारे में यहाँ पे पंक्ति है। तो ये पंक्ति किसकी? चंद्रवरदाई की है। तो ए का 3, बी का 1, सी का 5 और डी का 2। विकल्प ए जो वो सही है 76 का। तो यहाँ पे वही लिखा है, आंसर ए है। पंडित सलसत बखड़ाई किसका? सरापा की पंक्ति है। 9 लाख पातरी आगे नाचे गोरखनाथ की पंक्ति। 12 वर्ष ले कुकर जिए जगनिक की पंक्ति है। और वजीय घोर निशान रान चित चंद्रवरदाई की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 77 लिखा है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। मतलब कि यहाँ पे 2 बार हो गया सुमेलित, रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। देखिए मैं टाइपिंग खुद से करता हूँ, फिर खुद से मतलब क्लास लेना पड़ता है, तो कभी कभी टाइपिंग चाहे मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा इसमें समय लगता है। सूची 1 मतलब यहाँ पे काव्य पंक्ति दी गई है, यहाँ पे रचयिताओं के नाम दिए गए हैं। क्या करना है? मिलान करना है। कौन सी काव्य पंक्ति किस रचयिता की है? तो ए में पंक्ति है कि जाके मुँह माथा नहीं, ना ही रूपे रूप कुरूप। अभी में पंक्ति ओ मन जानी कवित अस किन्ना मुख, यह रहे जगत मह चिन्ना। असी में कि हरि है राजनीति पड़ी आई। अडी में कि नाम मिसमिसान निर्वाण, रूप बिंभु व्यापक प्रमुवेद स्वरूप। ये पंक्ति किसकी है? रचयिता में कौन कौन? मौलवी मोहम्मद जैसी हैं, सूरदास है, कबीरदास है, रामानंद है और तुलसीदास है। तो इनमें से कौन सी पंक्ति किस रचनाकार की है? तो देखो ए में क्या लिखा है, ए को फिर से पढ़ते हैं कि जाके मुँह माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है कबीर की। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है कबीर की। तो ए का डी किस में है?
ए का सॉरी ए का 3 किस में है, ए का 3 किस में है, तो ए का 3 तो विकल्प डी में है, तो विकल्प डी आपका सही हो गया, बस हो गया। ए का 3 इसी में है ना, देखिए डी में है ना ए का 3, एक मतलब 4 ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं, सी में भी नहीं है, ए का 3 किस में है, तो विकल्प डी में है, तो ए का 3 विकल्प डी जो वो सही हो जाएगा, बस हो गया आपका आंसर कंप्लीट। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग आगे को भी देखेंगे। ठीक, तो बी में लिखे ओ मन जानी कवित अस किन्ना, मुख्य यह रहे जगत मह चिन्ना। ये किसकी पंक्ति है, ये मलिक मोहम्मद जैसी की पंक्ति है। हरी है राजनीति पड़ी आए, ये किसकी पंक्ति है, तो ये पंक्ति सूरदास की। और नमा मिशी मिशान निर्वाण रूप, बिंबु व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूप, ये किसकी पंक्ति थी, तुलसीदास की पंक्ति है। तो 77 का विकल्प डी जो वो सही होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जाके मुँह माथा नहीं नाही रूप क्रूप, कबीर की पंक्ति है। ओ मन जाने कवित अस किन्ना, जायसी की पंक्ति है। हरी है राजनीति पड़ी आए, सूरदास की पंक्ति है। और नमा मिश्मान निर्वाण रूप, ये तुलसीदास की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 78, प्रश्न संख्या 78 में लिखा है इसमें कि निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दी गई कुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। यहाँ पे काव्य कृति, यहाँ पे रचनाओं के रचनाकारों के नाम मिलान करने। पहले देख लेते कौन कौन सी काव्य कृतियाँ हैं। अलंकार प्रकाश है, अंग दर्पण है, आलम केली है, रतन हजारा है। रचनाकार में कौन कौन है, रसलीन है, आलम है, याकूब खां है, रसनिधि भूषण है। तो क्या करना है, मिलान करना है ना, करना है। देखिए अलंकार प्रकाश ये किसका है, अलंकार प्रकाश ये किसका है, तो ये है भूषण का, ये भूषण का है। तो ए का 5, ए का 5 किस में है, तो विकल्प बी में है, तो बस हो गया। 78 का विकल्प बी जो वो सही हो गया। अंग दर्पण ये किसका, ये रसलीन की पंक्ति है। आलम के लिए किसका, ये आलम की पंक्ति है। और रतन हजारे ये किसकी पंक्ति है, तो ये रसनिधि की पंक्ति है। ठीक, तो 78 का विकल्प बी जो वो सही है। यहाँ पे लिखा भी भूषण की पंक्ति, मतलब पंक्ति नहीं वो कृति है, सॉरी मैं पंक्ति बोल गया था। भूषण की कृति कौन सी, अलंकार प्रकाश है। अंग दर्पण किसकी है, रसलीन की है। आलम के लिए आलम की है। और रतन हजार किसकी, ये रसनिधि की कृति है। प्रश्न संख्या 79, लिखा है कि निम्नलिखित बोलियों को उनके चित्र के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। यहाँ पे बोलियाँ दी गई हैं, यहाँ पे उनके क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं, मिलान करना है। बोली में पश्चिमी पहाड़ी है, मध्यवर्ती पहाड़ी, भोजपुरी, मगही। और मतलब कि क्षेत्र में है गढ़वाल है, पटना है, शिमला है, गाजीपुर है, बिलासपुर है। तो मिलान करना है। तो देखो पश्चिमी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी ये बोली जो है वो कहाँ बोली जाती है, तो पश्चिमी पहाड़ी बोली जाती है शिमला में। पश्चिमी पहाड़ी का क्षेत्र क्या है, वो शिमला है। मध्यवर्ती पहाड़ी इसका क्षेत्र गढ़वाल, इसका क्षेत्र क्या है, गढ़वाल है। भोजपुरी, भोजपुरी का क्षेत्र क्या है, गाजीपुर। भोजपुरी का क्षेत्र गाजीपुर है, जो हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 50-60 किलोमीटर है बस। और मगही, मगही की अगर बात करें, मगही तो मगही कहाँ बोली जाती है, तो बोली जाती है पटना में। ठीक, तो ए का 3, बी का 1, सी का 4 किस में है, तो विकल्प ए में है, तो विकल्प ए जो है वो सही है 79 का। ठीक, देखो पश्चिमी पहाड़ी शिमला में बोली जाती है, मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाली में बोली जाती है, भोजपुरी गाजीपुर में, मगही पटना में। हमारे यहाँ भी भोजपुरी बोली जाती है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है। ठीक ना, देखो लिखा है प्रश्न संख्या 80, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सूची 1, सूची 2। यहाँ पे रचनाओं के नाम दिए गए, यहाँ पे रचनाकारों के नाम दिए गए हैं। रचना में कौन कौन से हैं, अष्टयाम है, वीर सिंह देवचरित, रसमंजरी है, केलीमाल है। रचनाकार में कौन कौन है, स्वामी हरिदास, नाभादास, केशवदास, रसखान, नंददास। ठीक,
तो मिलान करना है। तो दो अष्टायाम, ये रचना किसकी है? अष्टयाम, ये रचना किसकी है? तो यह नाभादास की है। कहाँ नाभादास की कहाँ है? तो विकल्प बी है। एकादो, सॉरी एकादो किस में है? तो विकल्प ए में है। बस हो गया, ए विकल्प आपका सही है। वीर सिंह देवचरित ये किसकी रचना है? तो ये रचना है केशवदास की, वीर सिंह देवचरित। रसमंजरी, रसमंजरी किसकी है? नंददास की है। रसमंजरी नंददास की। और केलीमाला ये किसका है? ये है स्वामी हरिदास की पंक्ति है, हरिदास की रचना है। केलीमाला स्वामी हरिदास की रचना है। 80 का विकल्प ए जो वो सही होगा। देखो नावादास की रचना अष्टयाम, केशवदास के वीर सिंह देवचरित, नंददास के रसमंजरी और स्वामी हरिदास के केलीमाल। प्रश्न संख्या 81 है कि निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। यहाँ पे कवियों के नाम दिए गए, यहाँ पे उनके जन्म स्थान का नाम दिया गया है। क्या करना है? मिलान करना है। किस कवि का जन्म स्थान क्या है तो उसी के साथ मिलान करना है। तो देखो कवि में कौन कौन? गुरु नानक हैं, दादू दयाल हैं, धर्मदास हैं, सुंदरदास हैं। जन्म स्थान में अहमदाबाद, दौसा, बांधवगढ़, तलवंडी और अमृतसर। क्या है? अमृतसर है। तो देखो गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ पर है? गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ पर? तो वो तलवंडी में है। कहाँ पे? तलवंडी में है। दादू दयाल का जन्म स्थान कहाँ पे है? अहमदाबाद में है। ए का 4 किस में है? ए का 4 और बी का 1 किस में है? तो विकल्प डी में हो गया। 81 का विकल्प डी जो वो सही है। धर्मदास, धर्मदास का जन्म स्थान बांधवगढ़ है और सुंदरदास का जन्म स्थान कहाँ? दौसा है। दौसा है, ठीक ना। तो ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। तो विकल्प डी जो है वो सही है 81 का। देखो गुरु नानक का तलवंडी है, दादू दयाल का जन्म स्थान अहमदाबाद है, धर्मदास का जन्म स्थान बांधवगढ़ है और सुंदरदास का जन्म स्थान क्या है? दौसा है। प्रश्न संख्या 82 लिखा है कि निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 और सूची 2। यहाँ पे रचना के नाम दिए गए, यहाँ पे रचनाकारों के नाम दिए गए हैं। क्या करना है? मिलान करना है। मिलान करना है। रचना में कौन कौन है? भाषा भूषण है, अलंकार पंचाशिका है, विष्णुपद कीर्तन है, रस विलास है। रचनाकार में कौन कौन है? मतीराम है, पद्माकर है, जसवंत सिंह है, चिंतामणि है, रसनिधि है। तो 82 क्या करना? मिलान करना है ना। तो देखो भाषा भूषण, भाषा भूषण ये किसकी रचना है? इसके रचनाकार कौन है? तो है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह है। कौन है भाषा भूषण के रचनाकार? जसवंत सिंह है। तो ए का 3 किस में है? तो विकल्प सी में है। 82 का विकल्प सी जब वो सही हो गया। बस अलंकार पंचाशी का ये मतीराम की रचना है। विष्णु कीर्तन ये रचना है रसनिधि की और रस विलास ये रचना किसकी? तो ये रचना चिंतामणि की। तो ए का 3, बी का 1, सी का 5 और डी का 4 ये किस मतलब ये किस में? तो विकल्प सी में है। तो 82 का विकल्प सी जो वो सही है आपका। भाषा भूषण जसवंत सिंह का है, अलंकार पंचाशी का है, मतीराम का है, विष्णुपद कीर्तन, रसनिधि का, रस विलास चिंतामणि की ये चिंतामणि का ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 83 लिखा है कि निम्नलिखित कवियों को उनकी प्रवृत्ति के आधार पर सुमेलित कीजिए। नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कवियों के नाम दिए गए हैं, यहाँ पे प्रवृत्ति के नाम दिए गए हैं। मतलब कौन किस कवि का कौन सा प्रवृत्ति है उसके साथ मिलान करना है। देखो कवि में कौन कौन? स्वामी हरिदास हैं, मलुकदास हैं, कड़ापा हैं, कुतुबन हैं। प्रवृत्ति में निर्गुण उपासक है, निरीश्वरवादी, मधुरोपासक, भोगवादी और एकेश्वरवादी। तो इनमें से कौन से कवि का कौन सा प्रवृत्ति है? तो देखो स्वामी हरिदास की जो प्रवृत्ति है वो है मधुरोपासक। मलुकदास की प्रवृत्ति क्या है? तो वो निरूढ़ उपासक थे।
निर्गुणोपासक। कड़ापा, कड़ापा ये निरीश्वरवादी, कड़प्पा निरीश्वरवादी। और कुतुबन, कुतुबन क्या है, ये एकेश्वरवादी थे। ठीक, तो ए का 3, अब बी का 1, नहीं बी का 1, हाँ, ए का 3, अब बी का 1, 80 का 2 और डी का 5। तो 83 का विकल्प बी जो वो सही है। आगे लिखा है, इसको देख लेते हैं। देखो, स्वामी हरिदास ये मधुरोपासक, मलुकदास निर्गुणोपासक, कड़ापा निरीश्वरवाद और कुतुबन ये एकेश्वरवादी। तो आंसर बी जो वो सही है 83 का। प्रश्न संख्या 84, लिखा है कि निम्नलिखित कविताओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 और सूची 2। यहाँ पे कविता के नाम, यहाँ पे उनके रचयिताओं के नाम दिए गए हैं। देखो कविता में कौन कौन, नदी की बांक पर छाया, आज नदी बिल्कुल उदास थी, ठंडा लोहार कुआनो नदी। रचनाकार में कौन कौन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अज्ञे, केदारनाथ अग्रवाल, धर्मवीर भारती और नरेंद्र शर्मा। तो कौन सी कविता किस रचनाकार की है या किस रचयिता की है? तो देखो, नदी की बांक पर छाया, नदी की बांक पर छाया ये किसकी है? ये कविता है अज्ञे की कविता है। ये जो कविता है वो अज्ञे की कविता है। आज नदी बिल्कुल उदास थी, ये किसकी कविता? ये केदारनाथ अग्रवाल की कविता। और ठंडा लोहा, ठंडा लोहा किसके? तो वह धर्मवीर भारती का है। और कुआनो नदी, कुआनो नदी ये किसका? ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, कुआनो नदी। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 किसमें है? तो विकल्प बी में है। तो 84 का विकल्प बी जो वो सही है। प्रश्न संख्या 75, प्रश्न संख्या 50 है, लिखा है इसमें कि निम्नलिखित आधुनिक प्रबंध काव्यों के पुरुष पात्रों को उनकी चारित्रिक विशेषताओं से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। देखिए, ये जो प्रश्न है बहुत ही कठिन प्रश्न है, जिसने मतलब बहुत ही डीपली तैयारी की होगी वही ऐसे प्रश्नों को वो सॉल्व कर सकता है। यहाँ पे देखो सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में लिखा है कि मृत्यु के प्रश्न से, ये प्रश्न से जूझता यहाँ पे होगा, फिर जूझता पात्र, मृत्यु के प्रश्न से जूझता पात्र कौन है? फिर बी में कि कामाध्यात्म के प्रश्न से, 80 में युद्ध के प्रश्न से और डी में कि अपनी दुर्बलता से संघर्षरत पात्र। तो कौन है? तो देखो, मृत्यु के प्रश्न से जूझता पात्र कौन है? तो वो कौन है? तो वह आत्मजयी का नचिकेता। आत्मजयी का क्या है? नचिकेता। यहाँ पे मतलब कि चारित्रिक विशेषताएं यहाँ पे दी गई है कि मृत्यु के प्रश्न से जूझता पात्र कौन है? तो वह आत्मजयी, आत्मजयी जो रचना उसका जो नचिकेता है वो है। यहाँ पे पात्र है, या ये पात्रों के नाम यहाँ पे मतलब कि कह सकते हैं कि चारित्रिक विशेषता ये है। ठीक, तो मृत्यु के प्रश्न से जूझता पात्र कौन है? तो वो है आत्मजयी का नचिकेता। ठीक, बी में कि कामाध्यात्म के प्रश्न से, कामाध्यात्म के प्रश्न से, तो वो कामाध्यात्म के प्रश्न से कौन जूझ रहा है? तो वो जूझ रहा है उर्वशी का जूझता पात्र पुरूरवा, पुरूरवा। ठीक है ना, कामाध्यात्म के प्रश्न से उर्वशी का जूझता पात्र पुरूरवा है। युद्ध के प्रश्न से, युद्ध के प्रश्न से कौन जूझ रहा है? तो वह है संशय की एक रात का जूझता पात्र राम है। संशय की एक रात का जूझता पात्र कौन है? रात है, राम है। और अपनी दुर्बलता से संघर्षरत पात्र कौन है? तो वह कमायनी का मनु। अपनी दुर्बलता से संघर्षरत पात्र कौन है? वो है कमायनी का मनु। ये जूझता नहीं होगा, जूझता यहाँ पे रहेगा, तो वो थोड़ा टाइपिंग इधर उधर हो गया। तो अपनी दुर्बलता से संघर्षरत पात्र कौन है? तो कमायनी का मनु है। ठीक ना, तो देखो ये तो थोड़ा इधर एक ही में मिल गया है, वो पता नहीं चला है। तो ए का 4 क्या है? ए का 4 है। बी का क्या है? बी का 3 है, बी का 3 है। और सी का क्या है? सी का क्या है? तो सी का है 2। सी का क्या? सी का 2 हो गया।
और डी का क्या, डी का है 1, तो डी का 1 इस तरह कर दे रहे हैं। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 किस में, तो विकल्प बी में है, तो 85 का विकल्प बी जो है वो सही है। देखिए यहाँ पे लिखा भी कि मृत्यु के प्रश्न से जूझता पात्र आत्मजयी का नचिकेता है, और कामाध्यात्म के प्रश्न से उर्वशी का जूझता पात्र पुरुरवा है। युद्ध के प्रश्न से संशय की एक रात का जूझता पात्र राम है, और अपनी दुर्बलता से संघर्षरत पात्र कौन है, तो है कमायनी का मनु। प्रश्न संख्या 86 लिखा है कि निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनें। यहाँ पे रचनाकारों के नाम, यहाँ पे रचनाओं के नाम दिए गए हैं। क्या करना है, मिलान करना है। रचनाकार में कौन करना है, रामधारी सिंह दिनकर हैं, राम कुमार वर्मा है, रामनारायण त्रिपाठी है, केदारनाथ सिंह है। और रचना में कौन कौन से है, एकलव्य है, पथिक है, जमीन पक रही है, दिल्ली है, बात बोलेगी, बात बोलेगी। तो मिलान करना है। देखो रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी मतलब की रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है, तो उनकी रचना है दिल्ली। उनकी रचना क्या, दिल्ली है। राम कुमार वर्मा की कौन सी इनमें से रचना है, तो उनकी रचना है एकलव्य। उनकी रचना क्या है, एकलव्य है। रामनारायण त्रिपाठी की कौन सी रचना है, तो उनकी रचना है पथिक। और केदारनाथ सिंह की कौन सी रचना है, तो उनकी रचना है जमीन पक रही है, जमीन पक रही है। और बात बोलेगी, बात बोलेगी, ये किसकी है, तो ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। ठीक, तो ए का 4 और बी का 1, सी का 2 और डी का 3 किस में, तो विकल्प डी में है, तो 86 का विकल्प डी जो है वो सही है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना दिल्ली है। एकलव्य किसकी रचना है, राम कुमार वर्मा की रचना है। पथिक किसकी रचना है, रामनारायण त्रिपाठी की रचना है। जमीन पक रही है केदारनाथ सिंह की रचना है, और बात बोलेगी ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। प्रश्न संख्या 87 निम्नलिखित पत्रकारों को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे पत्रिकाओं के नाम दिए गए, यहाँ पे उनके संपादक के नाम दिए गए हैं। क्या करना है, मिलान करना है। पत्रिका में कौन कौन से, बाल बोधनी, हंस पत्रिका है, प्रतीक है, कल्पना है। और संपादकों में कौन कौन है, प्रेमचंद है, हरिशंकर परसाई हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, अज्ञे हैं, फिर आरेंद्र शर्मा है। तो 87 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा, तो देखो बाल बोधनी, बाल बोधनी ये जो पत्रिका है वो किसकी है, तो बाल बोधनी पत्रिका किसकी है, तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। हंस पत्रिका किसकी है, तो प्रेमचंद जी की है। प्रतीक ये जो है पत्रिका वो किसकी है, तो प्रतीक पत्रिका है अज्ञे की है। ठीक, और कल्पना पत्रिका किसकी है, तो आरेंद्र शर्मा की है। ये वाला प्रश्न मैंने दूसरी जगह से उठा के यहाँ पे रखा है, क्योंकि जो 27 मतलब कि 2018 में जो प्रश्न पूछा गया था, दिसंबर 2018 के पेपर में जो प्रश्न पूछा गया था 87 नंबर पे, तो वो थोड़ा बड़ा था, तो यहाँ पे नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने दूसरे प्रश्नों को यहाँ पे रख दिया है। तो मतलब कि ये भी PYQ के प्रश्न है, तो आप लोग ज़्यादा मतलब कि दिक्कत ना लीजिएगा। बी का 1 किस में है, तो विकल्प सी में है, तो विकल्प सी जो वो सही है। ए का 3, बी का 1, सी के 4 और डी का 5। यहाँ पे लिखा भी देखो, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगनीज और बाल बोधनी, ये तीनों जो पत्रिका वो किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। कवि वचन सुधा प्रकाशन वर्ष 1868 प्रवर्तन वर्ष, और हरिश्चंद्र मैगनीज का 1873 और बाल बोधनी का 1874 है। हंस पत्रिका 1930 किसका है, प्रेमचंद का है। और प्रतीक पत्रिका जो है वो 1947 अज्ञे का है, और कल्पना ये 1949 आरेंद्र शर्मा का है। प्रश्न संख्या 88 लिखा है कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वर्ण विषय के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। यहाँ पे उपन्यासों के नाम दिए गए हैं, और यहाँ पे वर्ण विषय के साथ सुमेलित, यहाँ पे वर्ण विषय दिए गए हैं। मतलब उपन्यासों का यहाँ पे वर्ण विषय का जिक्र किया गया है, चाहे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया वर्ण विषय, तो उसी के साथ मिलान करना। तो नाचो बहुत गोपाल, उपन्यास में नाचो बहुत गोपाल है।
बी में सूरज का सातवां घोड़ा, सी में मुझे चांद चाहिए और डी में की गली आगे मुड़ती है। तो देखो, नाचो बहुत गोपाल, नाचो बहुत गोपाल, इस उपन्यास का वाणी विषय क्या है? तो ये दलित जीवन पर आधारित है। नाचो बहुत गोपाल, सूरज का सातवां घोड़ा, ये इलाहाबाद का परिवेश इसमें दिखाया गया है। सूरज का सातवां घोड़ा में ए का 3 और बी का 1 किसमें है? ए में हो गया विकल्प ए सही 88 का। मुझे चांद चाहिए, रंगमंच और सिनेमा संसार। मुझे चांद चाहिए में इसमें दिखाया गया है कि रंगमंच और सिनेमा संसार के बारे में दिखाया गया है। और गली आगे मुड़ती है, इसमें वाराणसी का शैक्षिक परिसर को दर्शाया गया है। तो ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 5, विकल्प ए जो वो सही है 88 का। प्रश्न संख्या 89, निम्नलिखित उपन्यासों को संबंधित परिवेश के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। यहाँ पे उपन्यासों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे किस स्थान का परिवेश को दिखाया गया है, यहाँ पे वो लिखा गया है। उपन्यास में राग दरबारी, अंतिम अरण्य, वसंती, कोरजा। परिवेश में है बहादुरगंज, बस्तर मध्य प्रदेश, गंगोली, शिवपालगंज, महानगरी दिल्ली। तो देखो, राग दरबारी उपन्यास में किस परिवेश को दिखाया गया है? तो वो दिखाया गया है शिवपालगंज। अंतिम अरण्य में किस परिवेश को दिखाया गया है? तो वो बहादुरगंज। बसंती में कहाँ के परिवेश को दिखाया गया है? तो महानगरी दिल्ली। और कोरजा में कहाँ के परिवेश को दिखाया गया है? तो बस्तर मध्य प्रदेश। तो ए का 4, बी का 1, सी का 5 और डी का 2, तो विकल्प डी जो वो सही है 89 का। देखो, राग दरबारी ये किसका उपन्यास है? तो वो श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। शिवपालगंज कहाँ के परिवेश को? शिवपालगंज के परिवेश को दिखाया गया है। अंतिम अरण्य किसका है? निर्मल वर्मा का है। इसमें बहादुरगंज परिवेश को दिखाया गया और विष्णु साहनी, मतलब बसंती किसकी है? तो बसंती विष्णु साहनी की का उपन्यास है। इसमें महानगर दिल्ली के परिवेश को दिखाया गया है। और कोरजा ये मेहरू निशा परवेज की उपन्यास है और इसमें बस्तर मध्य प्रदेश के परिवेश को दिखाया गया है। प्रश्न संख्या 90, लिखा कि निम्नलिखित कहानियों को उनके संबंध पात्रों से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। यहाँ पे कहानियों के नाम, यहाँ पे पात्रों के नाम क्या करना है? मिलान करना है। तो देखो, कहानी में गदल है, गुल की बन्नो है, पिसनहारी का कुआं है और एक ठहरा हुआ चाकू। पात्र में गोमती है, मिन्नी है, निहाल है, मिहिर लाल है और गजाधर है। तो किस कहानी में कौन सा पात्र है? तो देखो, गदल कहानी की अगर बात करें तो इसमें पात्र कौन है? तो इसमें निहाल है। गदल कहानी में कौन? निहाल है। ए का 3 किस में? तो विकल्प में हो गया। गुल की बन्नो में कौन है? तो वह है गजाधर। पिसनहारी का कुआं ये इसमें कौन है? तो इसमें गोमती है और एक ठहरा हुआ चाकू, इसमें कौन है? तो इसमें मिन्नी है। तो ए का 3, बी का 5, सी का 1 और डी का 2, तो विकल्प ए जो वो सही है 90 का। विकल्प ए जो वो सही है। तो देखो, अगर गदल की बात करते हैं, ये कहानी किसकी है? तो गदल कहानी रांगे राघव की कहानी है। गुल की बन्नो ये कहानी किसकी है? तो इसके कहानीकारक हैं धर्मवीर भारती हैं। और पिसनहारी का कुआं इसके कहानीकारक है प्रेमचंद। और एक ठहरा हुआ चाकू इसके जो कहानीकारक हैं वो है मोहन राकेश। गदल के कहानीकार रांगे राघव, गुल की बन्नो के कहानीकार धर्मवीर भारती, पिसनहारी के कुआं इस कहानी के जो कहानीकारक हैं वो है प्रेमचंद है। और एक ठहरा हुआ चाकू इसके जो कहानीकारक वो है मोहन राकेश। ठीक, तो गदल में कौन पात्र है? तो वो उसमें है निहाल, गुल की बन्नो में मिहिरलाल है, पिसनहारी का कुआं में गोमती है और एक ठहरा हुआ चाकू में मिन्नी है। तो 90 का जो विकल्प ए है वो सही है, मैंने बताया ना। प्रश्न संख्या 91, लिखा कि निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। यहाँ पे निबंध संग्रहों का नाम दिया गया है, यहाँ पे उनके लेखकों के नाम दिए गए हैं, मिलान करना है। तो निबंध संग्रह में कौन कौन है? ए में है कि बल कम
खुद, बी में कि बबूल और कैक्टस, सी में कि विचार और वितर्क और डी में कि कन्यादान। लेखक में आचार्य प्रसाद द्विवेदी है, नंद दुलारे वाजपेयी हैं, नामवर सिंह है, रामदास मिश्र हैं और अध्यापक पूर्ण सिंह है। तो देखो बाल मुकुंद, ये बलकम खुद, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है नामवर सिंह। इसके लेखक कौन है? नामवर सिंह है। बबलू और कैक्टस, इसके जो लेखक हैं वो है रामदास मिश्र हैं। विचार और वितर्क, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आचार्य प्रसाद द्विवेदी। और कन्यादान के लेखक कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह है। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 5। तो विकल्प ए में सही है। 91 का विकल्प ए जो वो सही है। देखो बालकम खुद, इसके लेखक नामवर सिंह है। बबूल और कैक्टस, इसके लेखक रामदास मिश्र हैं। विचार और वितर्क, इसके लेखक आचार्य प्रसाद द्विवेदी हैं। कन्यादान, इसके लेखक अध्यापक पूर्ण सिंह है। और आधुनिक साहित्य, इसके लेखक नंद दुलारे वाजपेयी हैं। प्रश्न संख्या 92, लिखा कि निम्नलिखित नाटककारों के द्वारा रचित नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे नाटककारों के नाम, यहाँ पे नाटक के नाम। नाटककार में कौन कौन है? सुरेंद्र वर्मा है, हमीदुल्लाह है, मुद्रा राक्षस, शंकर शेष। नाटक में इतिहास चक्र है, पोस्टर है, सेतुबंद है, मरजीवा है और दरिंदे। और कौन है? दरिंदे। तो देखो इनमें से कौन सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं? तो सुरेंद्र वर्मा के नाटक कौन है? तो वह है सेतुबंद। कौन है? सेतुबंद है। तो एक का तीन किस में? तो विकल्प में हो गया बस। 92 का विकल्प जो वो सही है। हमीदुल्लाह, इसके मतलब कि इसकी जो नाटक है वो है दरिंदे। हमीदुल्लाह के नाटक कौन है? तो वह है दरिंदे। मुद्रा राक्षस, इसका नाटक कौन है? तो इसका नाटक है मरजीवा। और शंकर शेष का नाटक है पोस्टर। शंकर शेष का नाटक कौन है? पोस्टर है। ठीक, हाँ। ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 5 और सी का 4 और डी का 2। तो विकल्प ए है। तो 92 का विकल्प ए जो वो सही है। देखो सुरेंद्र वर्मा का नाटक क्या है? सेतुबंद है। हमीदुल्लाह का नाटक दरिंदे हैं। मुद्रा राक्षस का नाटक मरजीवा है और शंकर शेष का पोस्टर है। और दया प्रकाश सिन्हा का जो नाटक वो है इतिहास चक्र। प्रश्न संख्या 93, लिखा कि देखो प्रश्न संख्या 93 लिखा है यहाँ पे कि यात्रा साहित्य से संबंध निम्नलिखित यात्राओं का उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। यहाँ पे यात्रा साहित्य दी गई, यहाँ पे उनके लेखकों के नाम दिए गए हैं। यात्रा साहित्य में कौन कौन है देख लेते हैं। कितना अकेला आकाश, जहाँ फवारे लहू रोते हैं, आंखों देखा पाकिस्तान और अंतहीन आकाश। लेखक में नासिरा शर्मा है, कमलेश्वर है, रमेश चंद्र शाह हैं, नरेश मेहता और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं। तो देखो कितना अकेला आकाश ये किसका है? यह नरेश मेहता का है। जहाँ फवारे लहू रोते हैं ये किसका? ये नासिर शर्मा का है। और आंखों देखा पाकिस्तान ये किसका? ये कमलेश्वर का है। अंतहीन आकाश ये किसका? ये विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है। तो ए का 4, बी का 1 और सी का 2 और डी का 5 किसमें? तो विकल्प ए में है। तो 93 का विकल्प ए जो है वो सही है। प्रश्न संख्या 94, लिखा है कि निम्नलिखित सिद्धांतों को संबंधित विचारों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सही उत्तर को चुनिए। तो देखो यहाँ पे सिद्धांत दिए गए हैं, यहाँ पे विचारक के नाम दिए गए हैं। सिद्धांत में कौन कौन से? संरचनावाद है, अस्तित्ववाद है, मूल्य सिद्धांत है और यथार्थवाद है। विचारक में कौन कौन है? तो विचारक में आई रिचर्ड है, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस है, अल्बर्ट कामू है, वेंदेता क्रोचे हैं, जॉर्ज लुकास है। तो कौन कौन से सिद्धांत किस विचारक का है, मिलान करना है। तो देखो संरचनावाद सिद्धांत ये किसका है? तो ये क्लॉड लेवी स्ट्रॉस का है।
संरचनावाद सिद्धांत किसका है? क्लॉड लेवी स्ट्रॉस का है। अस्तित्ववाद ये सिद्धांत किसका है? तो ये अल्बर्ट कामू का है। मूल्य सिद्धांत ये किसका है? तो ये आई ए रिचर्ड का है। और यथार्थवाद ये किसका है? तो यह जॉर्ज लुकास का है। तो ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 5 किस में है? तो विकल्प बी में है। तो 94 का विकल्प बी जो वो सही है। विकल्प बी जो 94 का वो सही है। देखो यहाँ पे संरचनावाद सिद्धांत ये क्लॉड लेवी स्ट्रॉस का है। अस्तित्ववाद सिद्धांत अल्बर्ट कामू का है। मूल्य सिद्धांत आई ए रिचर्ड का है। यथार्थवाद सिद्धांत जॉर्ज लुकास का है। अभिव्यंजनवाद सिद्धांत वेनेडिक्टो क्रोचे का है। ठीक। प्रश्न संख्या 95, लिखा कि निम्नलिखित आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो देखो यहाँ पे आलोचक के नाम दिए गए, यहाँ पे उनके मतलब कि आलोचना दी गई है। ठीक ना, यहाँ पे मतलब उनकी कृतियों के नाम दिए गए हैं। मतलब कि यहाँ पे जो आलोचक हैं कौन कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा है, रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, सिद्धांत सिंह चौहान है और शिव कुमार मिश्र हैं। ये आलोचकों के नाम है। और कृतियाँ में मतलब कि कृतियाँ भक्ति काव्य और लोक जीवन, नई कविता के प्रतिमान, कमायनी का पुनर्मूल्यांकन और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। यहाँ पे कृतियों के नाम दिए गए हैं। तो किस आलोचक का कौन सी आलोचना है? तो लक्ष्मीकांत वर्मा, इनकी कौन सी आलोचना है? तो इनकी है नई कविता के प्रतिमान। एक दो किस में है? तो विकल्प में हो गया बस सही। रामस्वरूप चतुर्वेदी, इनकी कौन सी आलोचना है? तो इनकी आलोचना है कमायनी का पुनर्मूल्यांकन। सिद्धांत सिंह चौहान, इनका है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। और शिव कुमार मिश्र, इनका है भक्ति काव्य और लोक जीवन। ए का 2, बी का 3, सी का 5 और डी का 1। विकल्प ए है। तो 95 का विकल्प ए जो वो सही है। देखो आंसर ये है। आंसर आप लोग मतलब कि मैं बता नहीं रहा, आप लोग ध्यान दे दीजिएगा उसको, मैं भूल जा रहा हूँ उसका आंसर बताना है। आंसर लेकिन कन्फर्म है वो। लक्ष्मीकांत वर्मा, इनकी जो आलोचना है नई कविता के प्रतिमान। रामस्वरूप चतुर्वेदी, इनकी जो आलोचना है कमायनी के पुनर्मूल्यांकन। सिद्धांत सिंह चौहान, इनकी जो आलोचना है हिंदी साहित्य का 80 वर्ष। और शिव कुमार मिश्र, इनकी आलोचना है भक्ति काव्य और लोक जीवन। और मुक्तिबोध की जो आलोचना है वो है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। देखिए प्रश्न संख्या 96, उसको करने से पहले यहाँ पे पहले अवतरण दी गई है, उसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। निर्देश में दिया है कि निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अवतरण को पहले पढ़ लेते हैं। लिखा है कि व्योम विधान बहुत से विशृंखल क्षणों का एक समुच्चय होता है। उसका आधार जीवन और जगत की अनेकता में है। इसके विपरीत प्रतीक किसी सूक्ष्म और गहरी एकता का बोध होता है। इसलिए प्रतीकों की योजना में जाने अनजाने एक तार्किक संगीत अवश्य रहती है, परंतु व्योम विधान में तार्किक संगीत का पाया जाना लगभग असंभव है। और यदि पाई भी जाती है तो वह उसकी तीव्रता को कम करती है, बढ़ाती नहीं है। प्रतीक का स्रोत कवि के व्यक्तिगत अनुषंगों में हो सकता है, परंतु उसका आकलन अनुषंगिक नियमों के आधार पर नहीं होता है। उसके निर्माण में अज्ञात रूप से ही सही एक प्रकार की अंतर्दृष्टि या सूक्ष्म बौद्धिक प्रेरणा अवश्य रहती है। फिर आगे लिखा है कि परंतु बिंब का संपूर्ण ढांचा अनुषंगिक नियमों के द्वारा बुना जाता है, इसलिए उसके संगठन के प्रायः अवौधिकता, अंतर्विरोध और व्यतिक्रम पाया जाता है। प्रतीक मूर्त और अमूर्त दोनों ही हो सकता है। इसके विपरीत बिंब के लिए ज्ञानेंद्रियां के किसी भी स्तर पर मूर्त होना आवश्यक है। यह मूर्तता केवल दृष्टि विषयक है, नहीं विषयक ही नहीं होती, नाद, घ्राण और स्वादपरक हो सकती है। प्रतीक किसी वस्तु का चित्रांकन नहीं करता, केवल
संकेत द्वारा उसकी किसी विशेषताओं को ध्वनित करता है। इसलिए प्रतीक का ग्रहण संदर्भ से अलग और एकांत रूप से भी संभव हो सकता है, पर बिंब की प्रेषणीयता उसके पूरे संदर्भ के साथ होती है। ठीक, अब हम लोग प्रश्नों को शुरू करेंगे। लिखा है 96 में कि प्रतीक के आकलन का आधार क्या है। प्रतीक के आकलन का आधार क्या है? ए, व्यक्तिगत अनुसंग, बी, अंतर्दृष्टि या सूक्ष्म बौद्धिक प्रेरणा, सी, ज्ञानेंद्रिय के स्तर पर अनिवार्यतः मूर्त होना, और डी में वस्तु का चित्रांकन करना। तो 96 का इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो देखो, प्रतीक के आकलन का आधार क्या है? तो उसका आधार है अंतर्दृष्टि या सूक्ष्म बौद्धिक प्रेरणा। तो विकल्प बी जो वो सही है 96 का। देखो यहाँ पे लिखा भी कि दिए गए गद्यांश के अनुसार, मतलब कि गद्यांश के अनुसार अगर देखेंगे तो प्रतीक के आकलन का जो आधार है वो अंतर्दृष्टि या सूक्ष्म बौद्धिक प्रेरणा है, जबकि व्यक्तिगत अनुसंग, ज्ञानेंद्रिय के स्तर पर अनिवार्यतः मूर्त होना है, वस्तु का चित्रांकन करना ये तीनों असंगत है। प्रश्न संख्या 97, लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? ए में कि बिंब ज्ञानेंद्रिय के स्तर पर मूर्त नहीं होता, बी में है कि बिंब विधान में तार्किक संगति रहती है, सी में कि बिंब विधान बहुत से विशृंखल क्षणों का समुच्चय नहीं है, और डी में कि बिंब की प्रेषणीयता उसके पूरे संदर्भ के साथ होती है। तो 97 का इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो देखो 97 का इनमें से विकल्प सही है कि बिंब की प्रेषणीयता उसके पूरे संदर्भ के साथ होती है। तो विकल्प डी जो वो सही है 97 का। देखो यहाँ पे लिखा भी कि गद्यांश के अनुसार सही कथन है कि बिंब की प्रेषणीयता उसके पूरे संदर्भ के साथ होती है, जबकि अन्य कथन सही नहीं है। प्रश्न संख्या 98, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या लिखा कि सही नहीं है इनमें से कौन सा कथन। ए में एक प्रतीक में तार्किक संगति अवश्य रहती है, बी में एक प्रतीक संकेत द्वारा वस्तु की विशेषता ध्वनित करता है, सी में एक प्रतीक का आधार जीवन की अनेकता है, और डी में एक प्रतीक का ग्रहण संदर्भ से अलग एकांत रूप में संभव है। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखो इनमें से कौन सा कथन जो वो सही नहीं है, पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो कथन सी जो वो सही नहीं है कि प्रतीक का आधार जीवन की अनेकता, ये सही नहीं है। तो विकल्प 98 का सी जो वो गलत है। प्रतीक का आधार जीवन की अनेकता यह कथन सही नहीं है, क्योंकि प्रतीक किसी सूक्ष्म और गहरी एकता का बोधक होता है, जबकि बिंब का आधार जीवन और जगत की अनेकता में होता है। ठीक ना? तो प्रतीक किसी सूक्ष्म और गहरी एकता का बोधक होता है। प्रश्न संख्या 99, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, तार्किक संगति बिंब की तीव्रता को बढ़ाती है, बी, प्रतीकों में तार्किक संगति का अभाव होता है, सी, बिंब के संगठन में अवैधिकता, अंतर्विरोध और व्यतिक्रम नहीं होता, और डी में बिंब का ढांचा संगीत नियमों द्वारा बुना जाता है। 99 से इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखो 99 का विकल्प डी जो वो सही है कि बिंब का ढांचा अनुसंगित नियमों द्वारा बुना जाता है, ये बात सही है। 99 का विकल्प डी जो वो सही है। दिए गए कथनों में गद्यांश के अनुसार सही कथन है कि बिंब का ढांचा अनुषंगिक नियमों द्वारा बुना जाता है, जबकि अन्य तीनों विकल्प क्या है वो सही नहीं है। प्रश्न संख्या 100, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, बिंब की मूर्तता केवल दृष्टि विषयक होती है, बी, बिंब का ज्ञानेंद्रिय की किसी स्तर पर मूर्त होना अनिवार्य है, सी, मूर्तता नाद, घ्राण या स्वाद से संबंधित नहीं होती है, और डी है कि बिंब ज्ञानेंद्रिय से असंबद्ध होता है। तो प्रश्न संख्या 100 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कथन सही है कि बिंब का ज्ञानेंद्रिय के किसी स्तर पर मूर्त होना अनिवार्य है, ये जो वो सही है। 100 का विकल्प बी जो वो सही है। लिखा है कि गद्यांश के अनुसार सही कथन है कि बिंब का ज्ञानेंद्रिय के किसी स्तर पर मूर्त होना अनिवार्य है, ये बात जो वो सही है।
जबकि अन्य कथन बिंब की मूर्तता केवल दृष्टि विषयक होती है। मूर्तता नाद, घ्राण या स्वाद से संबंधित नहीं होती और बिंब ज्ञानेंद्रियों में असंबंध होता है। ये तीनों कथन क्या है वो गलत है, तो ये भी जो है वो सही है। ठीक, तो ये थे आज के प्रश्न। अगर अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा। ठीक ना। मैं आपके लिए जल्दी नाटक के जितने हमारे सिलेबस में नाटक लगे हुए हैं उसका मैं पीपीटी बना रहा हूँ। जल्दी में आपको जितने नाटक हमारे सिलेबस में है उन नाटकों को क्लास में लेकर आऊँगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पड़ेगा। तो जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं यूजी नेट की, तो आप लोग तैयार रहिएगा, मैं जल्दी उन नाटकों को लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना है, धन्यवाद।